जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के जैगवार और मैक 29 जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को एमआरओ फैसिलिटीज देने के लिए रिलायंस डिफेंस ने यूएस फर्म के साथ करी पार्टनरशिप। डीआरडीओ चीफ ने कंफर्म किया कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान कंडक्ट होगी 2026 के पहले क्वार्टर में। भारत फास्ट ट्रैक बेसिस पर लॉन्च करेगा 52 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट्स। ब्राजील को चाहिए भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और एक बार फिर से तेजस मार्क 1 के जेट इंजन की सप्लाई में यूएस फर्म दे रही है धोखा। भारत की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने अमेरिकन फर्म कोस्टल मैकेनिक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर भारत में 20,000 करोड़ रुपीस तक की कीमत में डिफेंस एमआरओ और मार्केट अपग्रेड जैसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और वे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एंड टू एंड एमआरओ फैसिलिटीज़, अपग्रेड्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं। और इसमें वे कई सारे क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करेंगे, जैसे कि 100+ जैगवार फाइटर जेट्स, 100+ मिग 29 फाइटर जेट्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट, L-70 एयर डिफेंस गन्स और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम्स जिन्हें अक्सर लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट और मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और भारत के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी सर्व करने के लिए दोनों कंपनियां नागपुर में एक जॉइंट वेंचर भी स्थापित करेंगे। इसके अलावा भारत के टाटा एडवांस सिस्टम्स ने यूएवीज और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट डोमेन्स में अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने की घोषणा करी है, जिनमें इस डोमेन में महत्वपूर्ण सब सिस्टम्स का पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मुख्य रूप से शामिल रहेगा। और इन सब सिस्टम्स में एयरफ्रेम्स, ऑटो पायलट्स और ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर तो ये भी मुख्य रूप से शामिल है। और आपको बता दें कि टाटा द्वारा बनाए गए यूएवीज भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुख्य रूप से डिप्लॉय किए गए थे। टामक मीडिया हाउस के साथ एक खास बातचीत में डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया है कि डीआरडीओ में रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस है वो लगभग अगले 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जबकि इसी दौरान डीआरडीओ चीफ ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर बताया कि जो ओरिजिनल कावेरी इंजन प्रोग्राम था, जिसमें मुख्य रूप से तेजस को पावर देने के लिए जेट इंजन बनाया जाना था, तो वो ओरिजिनल प्लान तो क्लोज हो चुका है और अब उस योजना को कावेरी ड्राई इंजन वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया है, जिसे हम अपने अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है कि शायद ही कभी हमें तेजस में कावेरी इंजन पावर देता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको मीडिया रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें कहा गया कि HAL ने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने के लिए एक बार फिर से स्वदेशी रडार के बदले विदेशी रडार को ही चुना है। जबकि इनिशियल प्लान्स के मुताबिक तेजस मार्क 1 के दूसरे बैच में भारत की स्वदेशी उत्तम AEC रडार लगाई जानी थी। तो टामक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में जब डीआरडीओ चीफ से इसी पर प्रश्न पूछा गया तो उनका ये कहना था कि HAL के साथ डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं कि हम उत्तम AEC रडार को 41वें तेजस मार्क 1 फाइटर से इंटीग्रेट करना शुरू करें। इसके अलावा उनसे भी पूछा गया कि क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें हम अग्नि 5 से भी बड़ी रेंज की मिसाइल डेवलप करें। तो उस पर उनका बस यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट उन्हें कोई ऐसा मैंडेट देती है तो डीआरडीओ किसी भी तरह की मिसाइल अब बना सकती है। और हाँ, तेजस मार्क 2 को लेकर एक अच्छा अपडेट ये आया है, जिसमें डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि ये पहली उड़ान अगले साल यानी कि 2026 के पहले क्वार्टर तक कंडक्ट करेगा। बाकी जो पूरा इंटरव्यू है आप टामक मीडिया हाउस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 52 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट्स के लॉन्च को फास्ट ट्रैक करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात की इंपॉर्टेंस को बताया कि दुश्मन टेरिटरी के ऊपर एक डीप और परसिस्टेंट सर्वेलेंस कितनी जरूरी है, तो अपनी इसी कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ जो भारत की कॉम्प्रहेंसिव मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन है, तो उसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 26,968 करोड़ रुपीस के स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम की फेज 3 को क्लियरेंस दिया था। और इसी प्रोग्राम के तहत टोटल 52 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च की जानी है, जिनमें से 21 सैटेलाइट्स इसरो द्वारा बिल्ट और लॉन्च की जाएंगी और जबकि बाकी बची हुई 31 सैटेलाइट्स भारत की 3 अलग अलग प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी। और इस प्रोग्राम को डिफेंस स्पेस एजेंसी लीड कर रही है। और इस फेज के तहत जो पहले डिफेंस सैटेलाइट है वो अगले वर्ष अप्रैल के महीने तक लॉन्च की जाने की उम्मीद है। और इस तरह से 52 सैटेलाइट्स का जो पूरा कॉन्स्टलेशन है वो 2029 के अंत से पहले डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि इस परियोजना की जो टाइमलाइन से उनको और भी कंप्रेस करने पर काम चल रहा है, ताकि इन सैटेलाइट्स का जो लॉन्च है उसे और भी फास्ट ट्रैक किया जा सके। और जो 3 प्राइवेट कंपनीज इसमें शामिल हुई हैं तो उन्हें भी सैटेलाइट्स तेजी से बनाने के लिए कहा गया है। और ये जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम है तो ये चीन और पाकिस्तान के बड़े एरियाज के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन को भी कवर करेगा। और इसमें जो रीविजिट टाइम होने वाला है तो वो भी और छोटा रहेगा। और जिसका मतलब ये है कि हम दुश्मन टेरिटरी के अंदर गहराई से लगातार उस पर निगरानी बनाए रख सकेंगे।
और बाकी भारत की जो स्पेस डॉक्ट्रिन है तो उसको और भी फाइन ट्यून किया जा रहा है। और बाकी इस खास इनिशिएटिव के साथ साथ जो भारतीय वायुसेना है वो 3 हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैप्स, तो इस प्रोग्राम को भी पुश कर रही है। और आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो हैप्स हैं वो सैटेलाइट्स और यूएवीज, तो इनके बीच के गैप को फिल करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को स्यूडो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक स्ट्रेटोस्फीयर पर ऑपरेट करते समय आईएसआर मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। और बाकी ये भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक सैटेलाइट्स के साथ साथ दुश्मन की मिलिट्री मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए कॉमर्शियल फॉरेन सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया था। आज की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल ने ब्राजील और भारत के डिफेंस कॉपरेशन को लेकर इस बारे में जानकारी दी है कि ब्राजील के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने के लिए कई सारा डिस्कशन चल रहा है और हम जॉइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ट्रेनिंग एक्सचेंज, तो इस तरह के अलग अलग एवेन्यूज़ को देख रहे हैं। और ब्राज़ील ने भारत के कई अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, उनके बैटलफील्ड के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम्स, गरुड़ आर्टिलरी गन्स, तो ये मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा ब्राज़ील जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को ऑपरेट करती है, तो इन सबमरीन्स की मेंटेनेंस के लिए जो ब्राज़ील है वो भारत के साथ पार्टनरशिप में भी इंटरेस्टेड है। और इस तरह से भारत और ब्राज़ील के बीच डिफेंस डोमेन में एक साथ काम करने के लिए ढेर सारा पोटेंशियल है। और बाकी जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसमें मल्टीपल कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, खास करके आकाश की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने के बाद। बाकी आपको एक अपडेट और दे दें कि 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो यूके रॉयल नेवी का F-35B है वो अभी भी भारत में ही खड़ा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने LOC के पास से एक POK के निवासी को गिरफ्तार किया है, जो कि आतंकियों के लिए एक गाइड के तौर पर काम करता था और इसे भिम्बर गली वाले एरिया से पकड़ा गया है। और इंटेरोगेशन के दौरान इसने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी आउटफिट्स के लिए एक गाइड की तरह काम कर रहा था और भारत में उनकी घुसपैठ कराने में मदद करता था। इसकी जो पहचान है वो मोहम्मद आरिफ के तौर पर हुई है। हालांकि फिलहाल अभी तक इस इंसिडेंट पर ऑफिशियल कमेंट का इंतजार है, लेकिन PTI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आरिफ ने इंटेरोगेशन में इस बात का भी खुलासा किया है कि वो इस एरिया की टोपोग्राफी से अच्छी तरह से परिचित था और चूंकि वो LOC के पार पाकिस्तानी क्षेत्र का ही निवासी है और आतंकियों को भारत के क्षेत्र में घुसपैठ कराने में मदद करने के लिए वो पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर काम कर रहा था। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में ही भारतीय सेना ने LOC पर सुअरों के संगठन जैश के सुअरों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम भी किया था, जिसमें इसी गाइड की मदद से करीब 4 से 5 हेविली आर्म्ड आतंकी भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारत के अलर्ट ट्रूप्स ने उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और जिससे जैश के उन सुअरों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस दौरान भारत की फोर्सेज द्वारा की गई फायरिंग में उनमें से कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर बाद में इसी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार भी किया गया। बाकी जैसा कि मोहम्मद आरिफ ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर ही इन आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने में मदद करता है और यही स्टेटमेंट फिर से पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करती है। और जैसे कि हमने आपको पहले के अपडेट में कहा था कि जिस तरह से कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, तो वैसा ही पाकिस्तान का भी हाल है, बस पाकिस्तानी केस में आप कुत्ते की जगह सुअर ले सकते हैं। हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट्स में आप सभी ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल देखा होगा और जो पिछले महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसमें भी बंकर बस्टर कैपेबिलिटीज़ भारत ने दिखाई थी। और केवल ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि उससे पहले ऑपरेशन बंदर और यहाँ तक कि कारगिल वॉर के समय में भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए थे। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है वो अपनी बंकर बस्टर कैपेबिलिटीज़ को एडवांस करने पर काम कर रहा है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर की बात से। और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में अग्नि 5 मिसाइल के ही बंकर बस्टर वर्जन को विकसित किया जा रहा है, जो कि 7500 किलोग्राम के कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करेगा और जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट बंकर बस्टर पेलोड्स में से एक होगा, जिसकी मदद से हम दुश्मन के अत्यधिक सुरक्षित एसेट्स को भी और भी गहराई तक दफन कर सकेंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की इंजन सप्लाई को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जो फिर से चिंता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हुआ यह है कि टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हाईली प्लेस सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा था कि वो इस साल तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए दिसंबर तक 12 इंजन सप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी तक केवल एक ही इंजन सप्लाई किया गया है और इस बात की संभावना बेहद ही कम है कि इस वर्ष के अंत तक शायद ही 12 जेट इंजन आ पाएँ। और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब होगा तेजस वाली परियोजना में और ज़्यादा डिले। और 99 F404 IN-20 इंजन में से अभी तक केवल एक ही इंजन भारत आया है। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें टाइम्स नाउ की ही रिपोर्ट में बताया गया है कि DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे लाइट वेट टॉर्पीडो और मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, शॉर्ट फॉर्म में MIGM, तो ये भी लगभग तैयार हो चुकी हैं और अब इंतजार है तो इनको ऑफिशियल क्लियरेंस का। पर खैर जो चिंता करने वाली रिपोर्ट है वो यही है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की इंजन की डिलीवरी फिर से डिले होने वाली है।
और संभावना कम है कि इस साल के अंत तक पर्याप्त संख्या में इंजन्स शायद ही भारत को उपलब्ध हो पाएं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि ये रिपोर्ट गलत निकले। और बाकी एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से भूटान के 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर हैं और उनका उद्देश्य होगा भूटान और भारत के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन जिंतू गोगोई, लांस नायक देवेंद्र प्रसाद, लांस नायक मदन सिंह, लांस नायक दिनेश दत्त, राइफलमैन बीरेंद्र लाल, राइफलमैन विजय सिंह, राइफलमैन जयदीप सिंह, राइफलमैन सतीश चंद्र, राइफलमैन भगवान सिंह और राइफलमैन अमित सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और हमारे ये वीर 17 गढ़वाल से थे। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान कैप्टन रुपेंद्र सिंह गर्चा वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, मेजर शैतान सिंह किस रेजिमेंट से थे? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।